प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम रासायनिक साम्य का चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं। उसके क्रम में आगे बात करते हैं उन अभिक्रियाओं की जिनके लिए डेल्टा एन 0 से अधिक हो, अर्थात डेल्टा एन पॉजिटिव। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा? उत्पादों के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों की संख्या से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन होता है उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। उदाहरण के लिए PCl5 का वियोजन होता है तो अभिक्रिया होती है PCl5 = PCl3 + Cl2। तो इसके लिए डेल्टा एन है +1। इसी प्रकार N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो NO2 के 2 मोल बनते हैं। यहाँ भी डेल्टा एन का मान +1 है। इन अभिक्रियाओं के लिए हम बात कर रहे हैं वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन। तो वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाते हैं और अल्फा = होता है साम्य पर अभिकारक के वियोजित मोल डिवाइडेड बाय प्रारंभ में लिए गए मोल। किसी अभिकारक की वियोजन की मात्रा निकालनी है तो साम्य पर उसके कितने मोल वियोजित हुए डिवाइडेड बाय प्रारंभ में उसके कितने मोल लिए गए। एग्जाम्पल लेते हैं PCl5 का वियोजन। PCl5 से गर्म करने से क्या मिलता है हमें? PCl3 और Cl2। माना प्रारंभ में PCl5 के हमने स्मॉल a मोल लिए। क्या लिया? स्मॉल a। और साम्य के ऊपर इसके x मोल वियोजित हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? x मोल। तो PCl5 की वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होगी x/a। किसके अनुसार? सूत्र के अनुसार। x क्या है? साम्य पर वियोजित मोल डिवाइडेड बाय a क्या है? प्रारंभ में लिए गए मोल। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी अभिकारक के 1 मोल में से साम्य पर जितने मोल वियोजित होंगे उसे उसकी वियोजन की मात्रा कहते हैं। किसी अभिकारक के 1 मोल में से साम्य पर जितने मोलों का वियोजन होगा उसे उसकी वियोजन की मात्रा कहते हैं। अतः वियोजन की मात्रा प्रति मोल होती है। अतः वियोजन की मात्रा क्या होगी? प्रति मोल। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रारंभ में 1 मोल लें, ठीक है भाई, प्रारंभ में क्या लें? 1 मोल, तो क्या होगा? x और अल्फा में कोई फर्क नहीं होगा। मीन्स x विल बी इक्वल टू अल्फा। ये हमेशा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं PCl5 के वियोजन के लिए Kp और Kc ज्ञात करना। Kp और Kc हमने पहले भी ज्ञात किए थे। उसी नियम से PCl5 के वियोजन के लिए भी हम Kp और Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं। Kc की बात करें पहले, जो कि सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक है। क्या है? सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक। PCl5 का समीकरण आप जानते हैं, PCl5 = PCl3 + Cl2। माना प्रारंभ में PCl5 के a मोल लिए और V आयतन है तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो साम्य पर मोल क्या होंगे? PCl5 के मोल होंगे a - a अल्फा। क्यों? क्योंकि a तो पहले से था और उसमें से a अल्फा वियोजित हो गया। क्योंकि वियोजन की मात्रा अल्फा है तो 1 मोल में से अल्फा वियोजित हुआ तो a में से कितना हुआ? a अल्फा। तो कितना बच गया बच्चों? a - a अल्फा। तो PCl3 के a अल्फा मोल बनेंगे और Cl2 के a अल्फा। क्यों? क्योंकि संतुलित समीकरण के अनुसार, जिसे हम रस समीकरण मिति कहते हैं, क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। PCl5 का 1 मोल PCl3 का भी 1 मोल देता है और Cl2 का भी 1 मोल देता है। इस मोलों को सांद्रता में कन्वर्ट करें तो सभी में आयतन का भाग दे दिया हमने। किसका भाग दे दिया? आयतन का। अब हम Kc निकालें तो Kc = होगा PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता डिवाइडेड बाय PCl5 की सांद्रता। मान रख दीजिए a∝/v इंटू a∝/v डिवाइडेड बाय a - a∝/v। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a∝ इंटू a∝ डिवाइडेड बाय a इंटू 1 - अल्फा इंटू v। या ऐसे कह दीजिए Kc बराबर a∝² इंटू 1 - अल्फा। क्या मतलब? एक e कट गया, एक v कट गया।
कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सी बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। सी कहाँ से आया? ए अपॉन वी की जगह। सी बराबर ए अपॉन वी मीन्स मोल बटा आयतन। तो सी क्या है? कंसंट्रेशन, मोल बटा आयतन। अब हम बात करते हैं केपी की। तो केपी की गणना करनी है जो कि आंशिक दाब साम्य स्थिरांक है। क्या है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। तो वही तरीका, सपोज करो प्रारंभ में PCl5 के 1 मोल लिया, वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो साम्य पर इसके कितने मोल बचेंगे? 1 माइनस अल्फा। और PCl3 और Cl2 कितने बनेंगे बच्चों? अल्फा अल्फा। पुनः अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार। तो साम्य पर कुल मोल कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और कुल दाब सपोज P है। अब हम सभी का आंशिक दाब का मान निकालेंगे और समीकरण में रखेंगे। जैसा कि आंशिक दाब आप जानते हैं, उस गैस के मोल अपोन कुल मोल इंटू कुल दाब। तो PCl3 का आंशिक दाब PPCl3 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। इसी प्रकार Cl2 का आंशिक दाब इक्वल टू PCl2 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। और PCl5 का आंशिक दाब PPCl5 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? PCl3 का आंशिक दाब इंटू Cl2 का आंशिक दाब डिवाइडेड बाय PPCl5 मानी PCl5 का आंशिक दाब। मान रखिए अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी इंटू अगेन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो आ जाएगा फाइनली के पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। के पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यदि मान लीजिए अल्फा का मान 1 से कम है, मीन्स वियोजन की मात्रा 1 की तुलना में बहुत ही कम है, तो क्या बचेगा बच्चों? के पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी। ऐसे कह दीजिए अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, या अल्फा बराबर 1 अपॉन रूट पी। अतः हम कह सकते हैं कि PCl5 की वियोजन की मात्रा दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या मतलब? कि दाब बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा कम होगी, और दाब कम करोगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, मीन्स PCl5 का वियोजन ज़्यादा होगा, इसलिए PCl3 और Cl2 ज़्यादा बने। बाकी हम अगले अध्याय क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।